नमस्कार दोस्तों। आज की जो ये वीडियो है हमारी कोमार वृत्ति यानी बाल रोग, उसके आज हम 30 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आपको भी आपके आंसर बताते चलने हैं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, है ना। और आपको जो है लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जाना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आचार्य कश्यप के अनुसार कोमार वृत्ति अष्टांग आयुर्वेद में किस स्थान पर है? ऑप्शन है द्वितीय, पंचम, प्रथम या अष्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सोचिए, मैं बता देता हूं। आप राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि आचार्य काश्यप ने कुमार वृत्तियों को आयुर्वेद के सभी अंगों में प्रथम और प्रधान माना है। ठीक है, जो कुमार वृत्ति हैं उसके जो लेखक है वो आचार्य काश्यप जी है, और उन्होंने जो है सभी अंगों में यदि बात करें तो प्रथम और प्रधान इसको माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नवजात शिशु के मुख शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए, नवजात शिशु का मुख शोधन जब करवाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है केवल जल, तेल, शहद और घी, सैंधव लवण और घृत। बताइए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सोचिए और मैं बता देता हूं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शिशु के जन्म के तुरंत बाद तालु, कंठ और मुख की शुद्धि सैंधव और घृत के निर्देश से करने के निर्देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद के अनुसार बालक की अवस्था कितने वर्ष तक मानी गई है? 18 वर्ष, 12 वर्ष, 21 वर्ष या 16 वर्ष? बताइए, आयुर्वेद के अनुसार बाल अवस्था जो होती है वो कितने वर्ष तक मानी गई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आचार्य सुश्रुत और चरक के अनुसार 16 वर्ष तक की आयु बाल्यावस्था मानी जाती है। क्षीरप अवस्था किस आयु तक होती है? बताइए, क्षीरप अवस्था किस आयु तक होती है? 6 माह तक, 3 वर्ष तक, 1 वर्ष तक या 2 वर्ष तक? तो क्षीरप जो अवस्था होती है वो 1 वर्ष तक मानी जाती है। जो शिशु केवल दूध पर निर्भर रहता है वह 1 वर्ष तक क्षीरप कहलाता है। ठीक है, जो शिशु केवल दूध पर निर्भर रहता है। काश्यप के अनुसार दंतोद्भेद किस मास में प्रारंभ होता है? बताइए, काश्यप के अनुसार दंतोद्भेद किस मास में प्रारंभ होता है? 10वें मास में, 8वें मास में, 6ठे मास में या फिर 4थे मास में? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सामान्यतः दांतों का निकलना 6ठे महीने में शुरू माना जाता है। शिशु को प्राशन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? बताइए, मधु और घृत जो चटाते हैं शिशु को वो किस संस्कार के अंदर आता है? उपनयन, अन्नप्राशन, नामकरण या जातकर्म? बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जन्म के तुरंत बाद किए जाने वाले संस्कार को जातकर्म कहते हैं, जिसमें मधु और घृत का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, फक रोग की तुलना आधुनिक विज्ञान के किस रोग से की जा सकती है? बताइए, मीसल्स की, डायरिया की, निमोनिया से या फिर रिकेट्स? बताइए, फक रोग की तुलना आधुनिक विज्ञान के किस रोग से की जा सकती है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फक रोग में बालक चलने में असमर्थ होता है और अस्थियां कमजोर हो जाती है, जो रिकेट्स के समान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्तन्य का मुख्य घटक क्या है? रस धातु, रक्त, मज्जा या फिर पित्त? बताइए, स्तन्य का मुख्य घटक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हार रस से ही स्तन्य और आर्तव की उत्पत्ति मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, शिशु में अन्नप्राशन संस्कार किस मास में करना चाहिए? अन्नप्राशन संस्कार 10वें मास में, 4थे मास में, 6ठे मास में या फिर 8वें मास में? बताइए, अन्नप्राशन संस्कार कौन से महीने में करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6ठे महीने में। 6ठे महीने की आयु पूर्ण होने पर शिशु को ठोस आहार देना शुरू किया जाता है। काश्यप संहिता के अनुसार रेवती किसका प्रकार है? रेवती गृह, आहार, औषधि या फिर यंत्र? बताइए, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रेवती को एक प्रमुख बाल गृह माना गया है जो शिशुओं को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अहिपूतना रोग शरीर के किस भाग में होता है?
अहिपूतना, पैर में, मुख में, हृदय में, गुदा प्रदेश में। बताइए आप कितने क्वेश्चन राइट करते हैं 30 में से, ये आपको कमेंट में जरूर बताना है। एक क्वेश्चन आपके लिए देंगे, उसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। वो मैं आपको आगे बता दूंगा कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करके जाना है, अपने साथियों के साथ में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। बताइए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुदा प्रदेश। मलमूत्र के संपर्क और अस्वच्छता के कारण गुदा के पास होने वाले चर्म रोग को अहिपूतना कहते हैं। स्तन्य शुद्धि के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? बताइए स्तन्य शुद्धि के लिए पाठक, अफीम, बल्लातक या वत्सनाव। बताइए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाठा। पाठा, मुस्ता और देवदारू जैसी औषधियां स्तन्य शोधन या दूध की शुद्धि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बालकों में मोदक का प्रयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? बालकों में मोदक का प्रयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? नींद के लिए, औषधि सेवन को सुलभ बनाने के लिए, स्नेहन के लिए या केवल स्वाद के लिए? बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालक कड़वी औषधियां नहीं खाते इसलिए उन्हें मोदक के रूप में औषधि दी जाती है। नाभि नाल के पक जाने पर कौन सा रोग होता है? नाभि पक, विद्युदि, अर्म या फिर कुष्ठ? तो नाभि नाल के पक जाने पर नाभि पक नामक रोग होता है। नाभि के संक्रमण या शोथ को नाभि पक कहा जाता है। शिशु की कुमारधारा में कितने गुण होने चाहिए? बताइए कोई भी, स्वस्थ, सदाचारी या पर्याप्त दुग्ध वाली, वृद्ध या केवल सुंदर? बताइए जो धात्री होती है उसके क्या क्या गुण होने चाहिए? बताइए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धात्री का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है। दंतोद्भेद जन्य व्याधि में क्या शामिल है? छर्दी, अतिसार, ज्वर या ये सभी? बताइए दंतोद्भेद जन्य व्याधि में क्या शामिल है? तो छर्दी भी होगी, अतिसार और ज्वर ये सभी हो सकते हैं। दांत निकलते समय बच्चे में बुखार, दस्त, उल्टी जैसे लक्षण सामान्यतः पाए जाते हैं। बालकों के लिए स्वर्ण प्राशन का महत्व क्या है? बताइए बालकों के लिए स्वर्ण प्राशन का महत्व क्या है? लंबाई कम करना, मेधा और बल बढ़ाना, रंग गोरा करना, नींद बढ़ाना? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेधा और बल बढ़ाना। काश्यप के अनुसार स्वर्ण प्राशन बुद्धि, आईक्यू लेवल, इम्यूनिटी और शारीरिक बल को बढ़ाता है। काश्यप संहिता का दूसरा नाम क्या है? बताइए काश्यप संहिता का दूसरा नाम क्या है? वृद्ध जीव के तंत्र, चरक संहिता, भैल संहिता और अष्टांग हृदय। और इसी क्वेश्चन का जो है आपको राइट आंसर कमेंट में बता के जाना है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। काश्यप संहिता का दूसरा नाम क्या है? वृद्ध जीव के तंत्र, चरक संहिता, भैल संहिता या अष्टांग हृदय? इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बालक में श्यावा वर्ण किसका सूचक है? नींद का, रक्त की अधिकता, ऑक्सीजन की कमी या फिर पीलिया? बालक में श्यावा वर्ण किसका सूचक है? बताइए साइनोसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 20, शिशु के खिलौने कैसे होने चाहिए? कांच के, अतीक्ष्ण, हल्के और चित्र विचित्र, भारी और नुकीले? बताइए तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतीक्ष्ण, हल्के और चित्र विचित्र। खिलौने सुरक्षित और आकर्षक होने चाहिए ताकि चोट न लगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, दूध पिलाने से पूर्व माता को क्या करना चाहिए? व्यायाम, स्तन प्रक्षालन, दौड़ना या फिर उपवास? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वच्छता के लिए स्तनों को धोना आवश्यक है। तालु कंटक व्याधि का संबंध किससे है? आंख का रोग, तालु का नीचे गिरना, पैर में कांटा लगना या फिर पेट दर्द? बताइए तालु कंटक व्याधि का संबंध। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
बालक को किस दिशा में सुलाना श्रेष्ठ माना गया है? दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में या फिर पश्चिम दिशा में? बालक को किस दिशा में सुलाना श्रेष्ठ माना गया है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व दिशा में। शिशु के कपाल का पूरी तरह से जुड़ना किस आयु में होता है? शिशु के कपाल का जो स्कल बोन होती है वो पूरी तरीके से जुड़ जाती है, वो कौन सी आयु में जुड़ती है? 6 माह में, 1 से 2 वर्ष में, 10 वर्ष में या फिर 5 वर्ष में? बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्तन्य जनन के लिए कौन सा रस प्रधान आहार सबसे उपयुक्त माना गया है? स्तन्य जनन के लिए यानी मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो है कौन से रस प्रधान आहार है जो बहुत ज्यादा आवश्यक है? लवण, अम्ल, कटु या फिर मधुर? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मधुर रस धातुवर्धक। मधुर रस धातुवर्धक और वात पित्त शामक होने के कारण स्तन्य की उत्पत्ति में सहायक होता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार बाल रोग की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 20, 18, 12 या फिर 9? बताइए। आचार्य सुश्रुत के अनुसार बाल रोग की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो इसका राइट आंसर आप बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 9 हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुश्रुत संहिता में मुख्य रूप से 9 बाल रोग का वर्णन किया गया है जो शिशुओं को प्रभावित। अंजन नामिका रोग बालकों में शरीर के किस अवयव को प्रभावित करता है? अंजन नामिका जो रोग होता है वो बालकों में शरीर के किस अवयव को प्रभावित करता है? बताइए। मुख को, नासा को, कर्ण को या फिर नेत्र को? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेत्र को। अंजन नामिका पलकों पर होने वाली एक विषम सूजन या पीटिका है जिसे आधुनिक विज्ञान में स्टाई कहते हैं। काश्यप के अनुसार लहसुन का कल्प किस अवस्था में विशेष रूप से फलदायी है? आचार्य काश्यप के अनुसार लहसुन का कल्प किस अवस्था में विशेष रूप से फलदायी है? सूतिका काल में, वृद्धावस्था में, गर्भावस्था में या शिशुवावस्था में? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रसव के बाद माता की बात शांति, पाचन सुधार और गर्भाशय शुद्धि के लिए लहसुन का प्रयोग श्रेष्ठ बताया गया है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, बालकों के लिए मृदु विरेचन हेतु आचार्य किसे श्रेष्ठ मानते हैं? इसका राइट आंसर जो है क्या होगा? त्रिव्रत, आरगवद, इसनुई या फिर जयपाल? बताइए। बालकों के लिए मृदु विरेचन हेतु आचार्य किसे श्रेष्ठ मानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आरगवद मधुर, शीतल और मृदु होता है जो बच्चों के कोमल कोष्ठ के लिए सबसे सुरक्षित विरेचक है। ठीक है, तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। कमेंट में बताना है कितने क्वेश्चन राइट होते हैं और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो कमेंट में भी बताना है आपको कि उसका राइट आंसर क्या होने वाला है। और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर करना ना भूलें अपने साथियों के साथ में। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।